अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खटी मीठी बातों में। आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं और टाइम थोड़ा मुख्तसर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनके जवाबात मैं आपको तफसीलन दे दूं। पहला सवाल लोगों का ये है, अमेरिका के अंदर जो रॉयट्स हुए हैं और कुछ हंगामा आराई हुई है उसके बारे में कि ये क्या चक्कर है, इतनी पुरानी जमहूरियत है, तो इस बारे में कुछ बताइए कि वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है जैसा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या पाकिस्तान वगैरह में होता है। इसका जवाब ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि जो साबिक सदर ट्रंप, जो कि अब 20 जनवरी को हट जाएंगे और बाइडन साहब बन जाएंगे, वो उनकी शख्सियत थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप पढ़ें रियल एस्टेट एजेंट से कैसे उन्होंने आगाज़ किया बचपन से और किस तरह तरक्की करते करते वो खरबपति बने, 500 कंपनियों के मालिक बने, और किस तरीके से उन्होंने अपनी एम्पायर बनाई और किस तरीके से, तो वो इंसान की साइकोलॉजी को बहुत तरीके से समझते हैं, बहुत ज़बरदस्त बिजनेसमैन है। लेकिन उनमें थोड़ा सा एक कैसे कहते हैं ना कि अकड़ किस्म की अक्कड़पन भी है, थोड़ा सा वो शिकस्त को बहुत आसानी से कबूल नहीं करते। तो नतीजन जो बात हुई कि वो उनको बहुत यकीन था कि वो जीत जाएंगे, और जब क्योंकि मीडिया उनके ख़िलाफ़ था, और उस वक्त भी जब उन्होंने जीता था इलेक्शन अपना पहला, तो उस वक्त भी यही था सारा कि मीडिया की और इसकी के प्रिडिक्शन के नहीं जीतेंगे और हिलरी जीतेंगी, लेकिन वो जीत गए क्योंकि उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा सर्किल बनाया है सोशल मीडिया के थ्रू, जो उनको फॉलो करता है, उनकी बातों पे चलता अमल करता है, और उन्हें जो अपने वाइट पीपल हैं उनको ओबामा जो उस वक्त रहे 8 साल, और उनमें एक एहसास महरूमी पैदा हुआ कि भाई इसकी ओबामा की वजह से जो ब्लैक लोग हैं वो ज़्यादा सर पे चढ़ गए हैं। तो एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल मसला पैदा हो चुका था, वजह से जो वाइट कम्युनिटी है उनके अंदर एक फीलिंग्स हो गई थी कि भाई ये आई डोंट नो कि हमने क्यों जो ओबामा को बना तो दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके आने के बाद शायद हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है, या जो ब्लैक पीपल है उनको ज़्यादा उभारा जा रहा है। देखिए, अगर हम इसको इस तरह डिवाइड करें कि अब अमेरिका की जो पॉपुलेशन है ना, उसमें 62% तो से भी ज़्यादा यही लोग हैं जो वाइट पीपल थे। जो ब्लैक पीपल की जो पॉपुलेशन है ना, वो तो 12% के करीब है, और फिर बाकी दूसरे लोग हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़, जो क्यूबा से लोग आए या मैक्सिका से लोग आए, मैक्सिको से, और फिर इंडियन, पाकिस्तानी, बला बला, तो बहुत सारे लोग डिवाइड हैं। लेकिन जो इसलिए ओबामा जो जीते थे ना, उनको भी वाइट लोगों ने ही वोट दिया था, सिर्फ जीतते वही जिनको वाइट लोग देते, क्योंकि मेजोरिटी तो उन्हीं के पास। कालों का जो वोट है या ब्लैक पीपल्स का जो वोट है वो तो बड़ा लिमिटेड है, और वो भी 100% तो नहीं पड़ता। वैसे भी वो इतना वोट कास्ट करते नहीं अनटिल अनलेस इस दफ़ा जो ये तहरीक थी कि उनके साथ पुलिस वालों ने मुख्तलिफ स्टेट्स में जो थोड़े एक दर लोगों को मारा, जो किया, उसकी वजह से एक तहरीक चली कि जो ब्लैक लाइफ के बारे में, कि ब्लैक लाइफ मैटर्स, तो वो एक उस वजह से उनको एक तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी या डेमोक्रेट्स जो थे वो पुशअप कर रहे थे ताकि उनमें एक जोश पैदा और वो वोट डालने आए और हमें वोट डालें, क्योंकि वो रिलैक्स हो गए थे। वो ओबामा को तो उन्होंने बहुत डाला था, लेकिन हिलरी का वक्त आया था उन्होंने कहा यार चलो अपना बंदा तो है नहीं, ठीक है, चले गए घर में सोते रहे। तो उतनी दिलो जान से उन्होंने मेजोरिटी के साथ वोट को कास्ट नहीं किया, और नतीजा ये हुआ कि ये जीत गए। और दूसरा, इनका नारा भी पॉपुलर हो गया कि गोरों में जो एहसास थोड़ा सा एक आ गया था एहसास कि हमें शायद नेगलेक्ट किया जा रहा है, या हमें नेगलेक्ट नहीं किया जा रहा है लेकिन शायद ब्लैक पीपल को ज़्यादा ओबामा तरजीह दे रहा है। तो उस बुनियाद पे वो लोग उन्होंने इसको वोट दे दिया और ये जीत गए। तो उनको शुरू से उनका एक झगड़ा मीडिया के साथ है, जो बड़े चैनल्स हैं सिवाय एक फॉक्स टीवी के, बाकी सारे चैनल्स और ये
तो उसकी बुनियाद पे उनका झगड़ा चला। हालांकि उन्होंने मतलब ये कि उसकी वजह से वो उनका ये था कि अभी भी मुझे गलत प्रिडिक्ट किया जा रहा है और मैं ही जीतूंगा, और ये था उनके जहन में भी, और ये मीडिया जो है मेरे ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रहा है। और जिन आई मीन स्टेट से वो हारे हैं, तो वो भी बेसिकली क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स होते हैं उनमें पेंसिल्वेनिया हुआ, जॉर्जिया हुआ, फिर इधर की जो पट्टी है जिसे हम कहते हैं कि जिसके अंदर जनाब ओहायो और वो खैर बाहर गए, लेकिन उसकी जो नीचे वाली पट्टी आ गई थी, तो इनके मिशिगन, हाँ मिशिगन हम कहते हैं, मिशिगन से ऊपर, तो ये जो विस्कंसन है, तो यहाँ पर जो है ना ज़्यादा मार्जिन से नहीं आ रहे हैं बेसिकली। वो उनका मार्जिन जो है कहीं 13,000 है, जॉर्जिया में 11,770 वोट हैं। तो उनके जहन में ये था कि शायद वहाँ से मैं जीतूँगा और मुझे डेलिबरेटली कुछ चक्कर चला के हराया गया है। तो वो एक गुस्सा भी था, मीडिया से उनकी वो भी थी, मीडिया उनके ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम भी चला रहा था उनको, या आखिरी दिनों में ख़ास तौर से जब पेंडेमिक है कोविड-19 के, उससे भी बहुत ज़्यादा उनको एक्सपोज किया जा रहा था उनके ख़िलाफ़ बड़े, क्योंकि इकनॉमिकली उन्होंने काफ़ी मजबूत कर दिया था, जॉबें बहुत क्रिएट की थी, काफ़ी जो है वाइट लोगों को, काफ़ी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए थे जिससे वहाँ पे उनको रोज़गार भी मिला था और वो लोग उनसे काफ़ी सेटिस्फाई भी थे। लेकिन बहरहाल उनकी एक मुतनाज़ शख्सियत, जिसकी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे पड़ रहा था, फ़र्क पड़ रहा था, दूसरी चीज़ों पे फ़र्क पड़ रहा था, अमेरिका की एक इमेज पे इंटरनेशनली फ़र्क पड़ रहा था, तो वो जो फोर्सेस होती हैं ना, एक रूलिंग क्लास, वो थोड़ा सा कि भाई ये जो है इसको बस इससे 4 साल मज़ीद ना दो। तो बहरहाल उसका उनका गुस्सा था और उस गुस्से का उन्होंने इज़हार भी किया, ने किया, और क्योंकि वो आगे 4 साल का उनका प्लान भी है कि नेक्स्ट 4 साल के बाद जब तो इलेक्शन होंगे तो मैं दोबारा टिकट लूँ। तो उन्होंने हाईजैक कर लिया रिपब्लिकन पार्टी को, और जो उन्होंने अपना एक बनाया हुआ था सोशल मीडिया का ग्रुप, और उसके साथ उन्होंने मैसेजेस और ये और वो ट्विटर पे और इस पे वो कर करा के उनको बहुत ज़्यादा मोबिलाइज़ भी किया था। वो ग्रुप को फिर उन्होंने थोड़ा सा ये दिलाने के लिए एहसास कि भाई तुम लोगों ने इस जो काम किया है तुम्हारा, ताकि उनका जोश ज़िंदा रहे और आगे उनके लिए काम आए कि भाई वो किया है, तुमने मुझे जिता दिया था, तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तो जानबूझ के डेलिबरेटली मुझे गलत तरीके से हराया गया। बहरहाल उन्होंने जो भी कराया। और फिर दूसरा बड़ा मसला ये हुआ कि ये जो सेनेट के इलेक्शन थे ये बड़े अहम थे, जो मैंने पहले, अगर मेरा प्रोग्राम है अमेरिका के इलेक्शन के बारे में, तो उसमें मैंने ये कहा था कि जो सब कुछ ये 5 जनवरी पे करता है, क्योंकि जब तक सेनेट में अक्सरियत नहीं होगी कोई भी बिल जो बड़ी तब्दीली का है वो पास नहीं करवा सकते बाइडन साहब। तो वो बिल्कुल जो एक मतलब बहुत बड़ी अपनी पॉलिसी पे, जो मैनिफेस्टो पे जो भी उन्होंने ऐलानात किए हैं या वादे किए उन पर अमल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको रोक दिया जाएगा। अगर रिपब्लिकन की सेनेट में अक्सरियत होगी तो बिल वहाँ से मंजूर नहीं होगा। तो उसमें इनको 2 सीटें चाहिए थी जो उनको बिलाखिर मिल गई। मुकाबला सख्त रहा, बहुत ही 2-4 हज़ार 5-10 हज़ार का फ़र्क रहा वोटों में, लेकिन वो जीत गए और उसकी वजह से वो मेजॉरिटी भी मिल गई। तो ये इसके वो गुस्से का इज़हार अब उन्होंने जो किया, उनका मकसद ये नहीं था कि हंगामा रही, लेकिन ज़ाहिर है कि वो अपने उसका जो उनका एक ट्रम्प का हामी ग्रुप है उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं, जोशीला ग्रुप, जो उनके लिए जो कहते हैं ट्रम्प नेशन, कि वो उनके लिए तैयार है लड़ने मरने पे, उसको मोबिलाइज़ किया आगे अपने फ्यूचर प्लान के लिए। तो बहरहाल वो एक तरीका था, लेकिन ये एक जमहूरियत है यहाँ पे 200 साल से ज़्यादा बड़ी जमहूरियत है, तो यहाँ पे कोई इदारे के जितने इदारे हैं ये हैं वो एक कानून के तहत हैं। तो यहाँ पे कोई ना मार्शल ला सकता है ना कोई और चीज़ हो सकती है। तो एक माइनर सी चीज़ थी, बहरहाल वो हो गई, जो एक बदनुमा दाग है जमहूरियत के ऊपर, और आने वाली तारीख़ में याद भी रखा जाएगा। और शायद इसको नेगेटिव भी पॉइंट्स मिले ट्रम्प को, जो उसका आइंदा प्लान के लिए भी शायद मीडिया उसको उछाल लेके थे कि उनकी वजह से राइट्स हुए और लोग मरे भी और हंगामा रही हुई। तो बहरहाल ये था। लेकिन अब देखिए बाइडन साहब आ गए, इनके लिए अब सब चीज़ें हैं, इनके पास सेनेट में भी अक्सरियत है, इनके पास कांग्रेस में भी अक्सरियत है, इनके पास सदर भी इनका भी खुद है। तो अब ये अपनी पॉलिसीज़ पे काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या करवा सकते हैं मंशूर पे। देखिए आगे क्या करते हैं, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये तो अमेरिका की बात है। दूसरा सवाल जो है वो फिर अब लोगों ने मुझसे किया है कि भाई ये वहाँ पर क्या हो रहा है कोयटा के अंदर, कि वहाँ पे लोग लाशें दफन नहीं कर रहे हैं। हज़ारा के जो लोग हैं शिया मसलक के, जो कारकुनों को शहीद किया गया और उन बेचारों को मारा गया शनाख्त करके, और ये पुराना झगड़ा है
ये बहुत पुराना झगड़ा चल रहा है वहाँ पे कोयटा में के अंदर के वो शिया सुन्नी फसाद है या जो भी है वाड़ा वो, कि वो उनको मार देते हैं। वो एक कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि थोड़ी पसमानदा भी है, बारह ओवरऑल बलूचिस्तानी पसमानदा है, तो वो बहरहाल उनका एक झगड़ा है, उनको अक्सर कत्ल किया जाता है। ये अब झगड़ा क्या है, इमरान साहब वहाँ क्यों नहीं जाते, ये सवाल भी लोगों ने किया। भाई बात ये है कि ये जो हज़ारा कम्युनिटी का किस्सा बड़ा अजीब व गरीब है कि इनके यहाँ ये वाक़ात हमेशा ही होते हैं या करवाए जाते हैं, ये एक सवाल निशान है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन बहरहाल उनके काफ़ी 10 बल्क उसमें कभी 25, 50, 100, 200, 20, 25 आदमी मारे जाते हैं, फिर वो हंगामा करते हैं और बैठ जाते हैं, रोडें ब्लॉक करते हैं। तो लास्ट टाइम जब ये हुआ था उस वक्त जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और राजा परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने शर्त ये रखी थी कि जी हम ये लाशें उस वक्त दफन करेंगे जब आप सूबाई हुकूमत को डिज़ोल्व कर दो और यहाँ पे गवर्नर राज नाफिज करो, क्योंकि ये जो है लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज करने में नाकाम हो गए हैं। तो ये बुनियाद थी। अब वही शराइत है, अब वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब आएँ, तो इमरान साहब क्यों नहीं आते, लोग कहते भाई क्यों नहीं जाते, भाई वही इसलिए नहीं जाते कि उनकी शर्त क्या है। अभी शेख रशीद साहब, जुल्फी बुखारी साहब और ये सारा ग्रुप आया था, बैठा रहा 2 दिन तक, उसे मुज़ाकरात किए। उनकी पहली शर्त ये है कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को, जैसे कि पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब ने डिज़ोल्व कर दिया था, तो आप डिज़ोल्व करें। अगर ये डिज़ोल्व करते तो अभी तो सेनेट के इंतखाबात सर पर हैं। अव्वल तो वो कर भी नहीं सकते क्योंकि जो BAP बाप के नाम से जो तंजीम है तो वो तो उन्हीं की है अपनी, और वो तो आपको पता ही कि बनाई गई थी, रातों रात तश्कील दिया गया था इस्टेब्लिशमेंट ने उसको, जिसकी वजह से सेनेट के इंतखाबात वगैरह के अंदर नवाज शरीफ साहब को, जो कि वो वज़ीर आज़म भी थे, उनको सेनेट की चेयरमैनशिप नहीं मिल सकी उनकी पार्टी को। इवन उन्होंने फिर रज़ा रब्बानी साहब को भी जरदारी साहब से कहा, लेकिन वो भी उस वक्त दूसरी साइड पे थे और उन्होंने मिलकर ये बाकायदा वहाँ पे रिवॉल्ट किया बलूचिस्तान असम्बली में, और रातों रात ये तंजीम जो भी बनी और लोगों ने करके, और वो रातों रात वहाँ पे जो है हुकूमत ख़त्म हुई। नवाज़ की हामी जो ग्रुप थे उनको हटाया गया और ये हुकूमत नहीं बनी, और उसके बाद फिर वो सेनेट के अंदर जो है अक्सरियत से जनाब ये संजय रानी साहब को चेयरमैन बना दिया गया। तो ये तो एक पूरा गेम था ना। अब वही कहानी दोबारा आगे खड़ी हो गई, क्या सेनेट के इंतखाबात हैं, बलूचिस्तान असम्बली, सिंध असम्बली को जो झगड़ा हुआ था PDM का वो यही था ना कि वो कहते सिंध असम्बली तोड़ दो ताकि इंतखाबात ना हो। उन्होंने कहा भाई तोड़ने वोड़ने से तो ये कुछ नहीं होगा, ये तो कैसे करेंगे, ये होगा वो होगा। था आखिर में वो खामोश हो गए क्योंकि इसमें 2 ग्रुप हो गए थे। पीपल्स पार्टी कहती थी भाई हम तो नहीं तोड़ेंगे, ये करेंगे कि अगर हम तोड़ भी दें और रिज़ाइन भी कर दें और फिर अगर तुम्हारे पीछे तो बैकिंग तो है नहीं, जब बैकिंग नहीं है और पाकिस्तान में कोई भी तहरीक इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर कामयाब नहीं हुई तो इसका होगा क्या, ये तो कामयाबी नहीं होगी। और जब ये कामयाब नहीं होगी तो फ़ायदा क्या, हम इस्तीफ़ा भी दें और अपनी हुकूमत से भी जाएं और फिर बाद में हम वो जो है दूसरे लोगों को जो हमारे मुखालिफिन उनको ज़िंदा भी करें और फिर वो बाद में हमारी आबाई सीटें जो हमारी मुस्तकिल वहाँ पे चली आ रही हैं या जिसकी वजह से हम जीत रहे हैं, पुरानी कर रहे हैं, फ़ायदे उठा रहे हैं, नुकसान में चले जाएँ। और फिर ये कि सेनेट में भी हमारे वहाँ से सिंध असम्बली से बहुत बड़ा ग्रुप आता है। तो वो झगड़े की बुनियाद पे सारा मामला पोस्टपोन हो गया। जो एक गुब्बारे में हवा भरी थी ना PDM के हुए बस इनकलाब आ रहा है यार, वो सब ठंडा हो गया मामला, और मामला अब आगे खड़ा हो गया कि भाई पहले अब सेनेट तो का इंतखाब तो होने ही होने हो, तो चाहे मार्च में हो या फरवरी के एंड में हो, व्हाटएवर, तो वो नंबर 1 तो उसमें भाई हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि रिज़ाइन कर दिया तो फिर तो वो पंजाब के अंदर जो इतनी बड़ी अक्सरियत है पंजाब असम्बली में नवाज़ की, तो वहाँ पे भी कुछ सीटें ले सकते हैं वो। इसी तरीके से फिर कौमी असम्बली में भी इनकी काफ़ी मिल के पीपल्स पार्टी और नवाज़ और लीग और बल्ला बल्ला कुछ सीटें इतनी है कि वहाँ से भी कुछ सेनेट के ले सकते हैं, और सिंध असम्बली में तो है पीपल्स पार्टी तो ले सकते हैं। तो अच्छी खासी होता है कि कम अज़ कम इमरान साहब को 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं मिलेगी। और सेनेट कहता जा रहा है कि जो अभी होता है उसके आधे लोग, फिर आधे लोग 2 साल बाद 2.5 साल बाद ख़त्म हो जाते हैं, फिर आधे लोग 2.5 साल बाद फिर मज़ीद, तो वो चलता रहता है। तो वही सिलसिला अब सामने आगे खड़ा हो गया है कि भाई चलो हम हिस्सा लेते हैं ज़िमनी इंतखाब, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे तो और सीटें बढ़ेंगी। अगर वो सीटें बढ़ेंगी तो वो भी आपके लिए फ़ायदा है कि आपको सेनेट में फ़ायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट ने वादा किया है आपसे कि भाई ठीक है अब हम जो है न्यूट्रल हो गए हैं और ठीक है तो मुकाबला करो इमरान के साथ, तो इसका मतलब है कि वो फेयर इलेक्शन करा देंगे या इलेक्शन में अपनी तौर पे वो कोई धांधली नहीं करेंगे,
बाकी अगर सिविलियन करें या कोई और करे तो एक अलग बात है, या अपने तौर पे कैंडिडेट्स करें। तो नतीजा ये कि वो देखना चाहते हैं कि हमारी कितनी पॉपुलैरिटी है और क्या वाकई वो जो है इंतज़ामिया या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रलाइज हो गई है, तो उसको भी एक परख करने का मौका मिल जाएगा। तो वो बातें जो ज़रदारी साहब ने की उन पर अल्टीमेटली नवाज़ साहब ने भी एग्री किया और थोड़े से उसको उन्होंने पीछे कर दिया। फिर टाइमिंग का भी चक्कर था कि सर्दी शदीद थी, होता है ये धरना भी नाकाम हो जाएगा और इस्तीफे भी दे दिए तो बिल्कुल ही मारे जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया। इलेक्शन भी सेनेट के जल्दी तो हम इसलिए कर रहे थे, रात सर्दियों में भी जो कर रहे थे, तहरीक चला रहे थे, धरना दे रहे थे, उसका वजह ये थी कि किसी तरह सेनेट के इंतखाबात रोकें। लेकिन अगर वो नहीं रुक रहे हैं और टेक्निकली नहीं रुक रहे हैं, लीगली नहीं रुक रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि लेट देम गो और उस पर फाइट करके कम से कम 2/3 मेजोरिटी तो उनकी रोको, नंबर 1। और उसके बाद सिर्फ 2 साल की कहानी है ना, 2 साल के बाद जो ये असेंबली होगी वट वो करेगी, क्योंकि आधे मेंबर फिर वो हो जाएंगे, तो उसमें फिर अपने लिया हो तो अक्सरियत पकड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि सेनेट से भी चले जाओ। तो एक ही बात है, इसी ज़मीनी इंतखाब में भी हिस्सा ले रहे हैं और इसमें भी कर रहे हैं। और तहरीक के अंदर जो उबाल था ना, जो बहुत तेज़ी से लाया गया था, वो इसलिए लाया गया था कि यार सेनेट के इंतखाबात से पहले पहले खात्मा बिलखैर करना है। लेकिन वो मामला ठंडा ठोर हो चुका है। नतीजा ये है कि अब कोई जलसों में भी ऐसे ही हैं। अभी भवलपुर में हुआ तो बिलावल साहब नहीं गए, अगर अब जो लड़काने वाले में मौलाना फजल रहमान साहब नहीं गए, अभी जो बन्नू की थी उस पर तो ना मरियम गई ना बिलावल साहब गए, वो छोटा मोटा से फजल रहमान साहब ने खुद ही बन्नू का जलसा कर दिया। तो मतलब ये है कि वो गुब्बारे की हवा तो निकल गई। अब वेट एंड सी है कि यार अभी ज़मीनी इंतखाबात भी करेंगे, सेनेट के इंतखाबात भी होने दो, मार्च के अंदर हम जाके जब वेदर ज़रा ऐसा हो जाएगा, मौसम में बाहर आ जाएगा और उसके बाद सर्दी ख़त्म हो जाएगी और लोगों को बाहर निकाल सकेंगे, तो उस वक्त हम ये काम करेंगे। तो अब इसीलिए आपने देखा कि इमरान साहब वहाँ नहीं जा रहे, कि उनका मुतालबा जो है पहला वो यही है कि भाई सेनेट को, उसको बलूचिस्तान असम्बली को डिज़ोल्व करो, यहाँ पे गवर्नर राज नाफिज करो। और इससे इनको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर ये असम्बली भी डिज़ोल्व हो जाती है और फिर सिर्फ असम्बली को भी डिज़ोल्व करते हैं तो फिर काफ़ी बड़ा मसला पैदा हो जाता है इमरान साहब के लिए, सेनेट के इंतखाबात का और इसका। और दूसरी ये कि जो उसके जो लोग हैं, जो इस वक्त हुक्मरान तबका है वहाँ पे, जो बाप के नाम से तंजीम है, वो भी नाराज़ हो जाएंगे कि भाई यार हमने तो इतनी बगावत की, कहीं तंजीम भी बनाई, रातों रात ये भी किया, संजरानी साहब को भी लाए सेनेट में भी, नवाज साहब को नहीं बनने दिया, और हमारे साथ ये किया कि 2 साल 2.5 साल बाद हुकूमत में रख के हमारा तिया पाचा किया जा रहा है। तो वो एक बड़ा मसला है। तो इमरान साहब ने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, जब तक ये शर्त को नहीं हटाओगे तब तक मैं नहीं आने वाला। इसका फ़ायदा देख के मरियम साहिबा भी और बिलावल साहब भी दोनों वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि जी हम तो आपके साथ हैं, ये वो। तो मतलब मैं ये नहीं कहता कि इसमें हमदर्दी का पहलू नहीं है। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा सही तरीके से आप सोचें, अगर मैं हक़ाइक़ क्यों बताता हूँ कि कुछ पीछे मफादात भी तो होते हैं ना। मफाद यही है ना कि इस पे इमरान पे और प्रेशर पड़े कि वो कहे कि हाँ भाई उनसे जाके इन्होंने मुलाकात भी की, तकरीब भी की, और आपके साथ जुल्म हो रहा है और आपके साथ ये हो रहा है। और बिलावल साहब ने कहा हमने तो देखो हुकूमत डिज़ोल्व कर दी थी हमारे वज़ीर आज़म ने उसी वक्त, और गवर्नर राज नाफिज कर दिया था, तो इमरान खान साहब भी ये करें, अब वो यहाँ आते नहीं हैं, और ये, और आप 5 दिन से शदीद सर्दी में अपने लाशें लिए बैठे हैं अपने प्यारों की, और आपके साथ तो हमेशा ही जुल्म होता है। तो वो एक सियासी रंग उसको दिया जा रहा है ताकि इतना प्रेशर उस पर पड़े। सियासी रंग तो इन्होंने तो नहीं दिया, वो तो उनका पुराना ही मुतालबा है, लेकिन इस पर जाके इन्होंने जिला बख्शी। जब इनको पता लगा कि उनका मुतालबा इतना ज़्यादा सख्त है और 5 दिन हो गए वो इससे टस से मस्त नहीं हो रहे, उन्होंने शेख रशीद को भगा दिया, तलबी बुखारी को भगा दिया, इनको भगा दिया, तो फिर इन्होंने कहा चलो भाई चलो और ज़रा इनको पुष्ट करते हैं। तो उन्होंने उनके तो थोड़ा सा हाथ वाथ रखा कि फ़िक्र नहीं करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो काफ़ी बड़ा मरहला है इमरान साहब के लिए कि वो किसी भी तरह कूल डाउन करें, लेकिन उनके वो इस शर्त को हटवाना चाहते हैं, वो कभी भी किसी भी सूरत के अंदर वहाँ पर गवर्नर राज नाफिज नहीं करें। अच्छा, और सवालात भी बहुत से हैं। कुछ लोगों का सवाल ये कि साहब आप जो बात करते हैं तो वो पीटी आप तो लगता है कि पीडीएम के बहुत मुखालिफ हैं। मेरा ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं। देखिए हमारा ताल्लुक़ किसी सियासी पार्टी से नहीं है, ना किसी और से, ना किसी के ख़िलाफ़ है, ना हम पीडीएम के ख़िलाफ़ हैं, ना इमरान साहब के ख़िलाफ़ हैं, ना हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, किसी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हक़ाइक़ बैनुसतूर बातें जो आवाम को नहीं पता, जो मीडिया पे सिर्फ कुछ बातें, क्योंकि मीडिया किसका है, उन लोगों का है वो जो कंट्रोल्ड है, और सरमायादारों का जो बड़े बड़े सेठ हैं उन्होंने चैनल खोले हुए, और वो चैनल पे वही बात ही होती जो ऊपर से उनको बताया जाता है कि तुम्हें ये कहना है तो वही कह देते हो तो बेचारे। तो कोई वहाँ पर जितने मुबस्सरीन बैठे हैं वो बिल्कुल
इम्पार्शल नहीं है। तो जो बात आप तक पहुंच रही है ना वो सही नहीं है। वो सिर्फ वो बात बताते हैं जो बात है नज़र आ रही है, यानी खबर है, खबर को बता दी। अरे खबर के पीछे क्या है, खबर बनी क्यों? तो इस बात को गौर कीजिए। हमारा किसी से कोई नहीं है। हमने जो बात ये की थी कि भाई पीडीएम है, शुरू हुई है, बहुत बड़ी तहरीक है, जो कुछ भी, लेकिन जो लोग इससे वाबस्ता कर रहे हैं अपनी उम्मीदें कि ये होगा और इनकलाब आ जाएगा और पाकिस्तान में, तो वो सब गलत है, क्योंकि ये इंतखाबी पार्टियां हैं, नज़रियाती नहीं हैं। ये मफादात के खेल हैं। वक्त पे जाके ये सब बातें करते रहते हैं अंदर। जब इनकी बातें ना मानी नहीं जाती तो ये गुस्से में बिपर जाते हैं, जब थोड़ी बात ही मानी जाती है तो ये ठंडे हो जाते हैं। तो ये बातें तो हमारे से नहीं। इसी तरह इमरान खान साहब, हमारा कोई इनसे इख्तलाफ नहीं है किसी भी किस्म का, लेकिन सारे जो बात बताते हैं कि उनकी परवरिश का हुई, कैसे उनको लेकर आए गए ISI के साबिक सरबराह वगैरह, कैसे उनको बनाया गया, किस तरह उनको वज़ारत उज़्मा मिली, तो वो जो हक़ाइक़ है ना, उनका घर का हिसाब किताब कैसे चलता है, तो मतलब कि उनकी जो पॉलिटिकल गलतियाँ हैं, अगर उस पर हम ये जुमला कहते हैं कि वो सियासी तौर पे नादान है या सियासी नहीं है, कि खिलाड़ी है, तो इसका मतलब उनकी बुराई नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वो हक़ाइक़ हैं जो आवाम को पता होनी चाहिए कि भाई जो लोग अगर हम बना दिए जाते हैं, मुसलत कर दिए जाते हैं और उनके सियासी शऊर जिनमें नहीं होता, तो अल्टीमेटली तो वो प्रॉब्लम तो आती है। और ख़ुद एक्सेप्ट ये करते हैं कि यार अब ज़ाहिर हमें हुकूमत तो मिल गई, लेकिन हमें पता कुछ नहीं था और हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये करें। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट है तो हर जगह होती है। जैसे अभी मैंने कहा ना कि अमेरिका के सदर में भी जो अपर कोर थी या इनर कोर थी, उन्होंने कहा कि यार ये प्रेसिडेंट की वजह से हमारा अमेरिका का इमेज इंटरनेशनली कितना ख़राब हो रहा है, तो उन फोर्सेज ने भी चाहा कि इनको मज़ीद 4 साल के लिए ना करें। तो ये नहीं होता कि इस्टेब्लिशमेंट कोई बुरी चीज़ होती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये होता है कि उसका एक दायरा होता है, वो बहुत वसी दायरा होता है। अगर बहुत ज़्यादा मुल्की मुझ पे हो रहा है तब वो अपना एक लिमिटेड एक्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि कुछ ताला आज़मा लोगों ने उससे फ़ायदा उठा के कब्ज़ा करना शुरू कर दिया इक़्तिदार पे और जमहूरियत को पीछे कर दिया। वो चीज़ गलत है। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और समझना पड़ता है, तो उसमें कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं कि अगर कोई गलत ऐसी बात हो रही है जिससे मुल्क का इमेज इंटरनेशनली तबाह बर्बाद हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाए। इसलिए कहा यह जाता है कि भाई ठीक है, वो इस्टेब्लिशमेंट होना का मसला कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ उनके कुछ हुदूद और दायरा कार मुतय्यन किया जाए, जिसकी होती है ना कि कोई ऐसी बात बता दी जाए या तय कर लिया जाए कि ये हुदूद है, यहाँ तक हो तो फिर तुम ये चीज़ कर सकते हो और उसके बाद नहीं कर सकते, ताकि जमहूरियत अपनी जगह चलती रहे, आइन अपनी जगह चलता रहे, इलेक्शन फेयर फ्री होते रहे, और वो जो उनके दायरा कार है उसके अंदर वो जो भी करते हैं दायरा कार से बाहर जो है वो ना करें कि एकदम इक़्तिदार में पावर में आने के लिए कुछ लालची लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा लें। तो सिर्फ ये कहने की बात होती है। तो ये आज यहाँ तक, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी डिटेल में, उसके अंदर बहुत सारी दूसरी बातें भी होंगी। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।